और अब आगे बढ़ रहे हैं। कश्मीर में एक बार फिर से टारगेट किलिंग का खौफ पसरने लगा है। आतंकी आए, उन्होंने फिर एक बार धर्म के नाम का घिनौना खेल खेला और दावा है कि धर्म पूछकर 2 मजदूरों को गोली मार दी गई। बीते 3 सालों में धर्म के नाम पर आतंकी हरकतों का ये तीसरा बड़ा मामला है। तस्वीरें, 3 अलग अलग साल, 3 अलग अलग समय, लेकिन तीनों तस्वीरों में गुनहगारों का मकसद एक, टारगेट किलिंग, धर्म पूछकर हत्या करना, धर्म विशेष को डराने की घिनौनी कोशिश करना। पहले श्रीनगर में 2 मजदूरों की हत्या, फिर पहलगाम में 26 बेकसूरों को धर्म पूछकर मार डाला और अब कुलगाम में धर्म पूछकर हिंदू मजदूरों की हत्या। कुलगाम के केलम इलाके में ईंट भट्टे पर अचानक आतंकी आए और उन्होंने गोलियों का मुंह 2 हिंदू मजदूरों पर खोल दिया। उन पर बेहिसाब गोलियां बरसाई। जिन हिंदू मजदूरों की हत्या की गई, उनमें से एक उत्तर प्रदेश से था और दूसरा छत्तीसगढ़ से। सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने हमले से पहले की इलाके की रेकी। घटना के समय वहां पर कई प्रवासी मजदूर मौजूद थे। आतंकियों ने नाम पूछकर हिंदुओं की पहचान की और फिर हिंदू मजदूर सिर्फ 2 थे और उन्हें गोली मार दी। इस खौफनाक हमले में एक मजदूर दीपक रात्रि की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई, जबकि दूसरे मजदूर, जिसका नाम भूपिंदर बताया गया, उसने शनिवार को अस्पताल में दम तोड़ दिया। महज 10 दिन के भीतर आतंकियों के 2 हमले। इस हमले से करीब 10 दिन पहले अनंतनाग में भी आतंकियों ने एक पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी। कुलगाम का यह हमला सिर्फ 2 मजदूरों की हत्या नहीं है, ये सरहद पार बैठे उन दरिंदों की क्रूर साजिश का हिस्सा है जो अनुच्छेद 370 हटने के बाद से बौखलाए हुए। इससे पहले पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को बैतरन घाटी में आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों पर गोलियां बरसाई थी, जिसमें 26 लोगों की जान चली। हमला ऐसे समय में हुआ है जब जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा हो रही है और सुरक्षा पहले से कहीं कड़ी है। वाक़ा उस वक्त हम पेश आया जब हम देख रहे हैं धारा 370 को ख़त्म करने की 7वीं बरसी अब आ रही है 5 अगस्त को, और इससे पहले आतंकी जो है यहाँ हमले तेज़ कर रहे हैं और सुरक्षा जो अमन की जो एक उम्मीद थी, जबकि अमन हम देख रहे थे यहाँ ज़मीन पे, उससे बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने ली है। वही TRF जिसका नाम पहलगाम आतंकी हमले में भी आया था। ये संगठन लश्कर-ए-तैयबा का प्रॉक्सी ग्रुप है जो नाम बदलकर लश्कर की घिनौनी साजिशों को अंजाम देता है। इस पूरे जघन्य अपराध में सुरक्षा एजेंसियों को आतंकी लतीफ भट्ट और वारिस शाह पर घाटी में टारगेट किलिंग कराने का शक है। लतीफ और वारिस लश्कर के कमांडर हैं और 21 जुलाई को अनंतनाग में हुई पुलिस हत्या के आरोपी बताए जा रहे हैं। इस जघन्य अपराध की, इस महापाप की इन आतंकवादियों को और इनके समर्थकों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस जघन्य अपराध की, इस महापाप की कड़ी से कड़ी सजा इन गुनाहगारों को दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और PDP नेता महबूबा मुफ्ती ने आतंकी हमले की निंदा की, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने इस टारगेट किलिंग पर सवाल उठा दिए। ये अफसोसनाक बात है कि बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे, थोड़ी इज्जत की रोजी रोटी कमाने आए थे, उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया। इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है। इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए, कौन मारने वाले। इससे पहले भी पुलिस वाले की उस पर अटैक हुआ है। मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेट वोट मांग रहे होते हैं। मारे गए मजदूरों के परिवारों को जम्मू कश्मीर सरकार ने 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के मंत्री से लेकर उद्धव शिवसेना टारगेट किलिंग को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साध रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अगर इस तरह से मारे जा रहे आतंकवादी घुस रहे हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री की है। तो अब हमारा जो पार्लियामेंट में और बाहर जो आंदोलन चल रहा है वो गृह मंत्री के इस्तीफे के लिए है। ये एक नाकाम गृह मंत्री है। मौत मार देना, मौत के घाट उतार देना, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। ये हमारे लिए, इसका हम अफसोस करेंगे, लेकिन सवाई अफसोस के हम कर भी कह सकते हैं। अब लॉ एंड ऑर्डर, सब चीजें जम्मू कश्मीर सरकार के हाथ में नहीं है
और जिन लोगों के हाथ में है वो लोग जो हैं वो शायद क्यों पीछे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं। ये सवाल जो है अगर आप होम मिनिस्ट्री से पूछें। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई को तेज करने का निर्देश दिया है। लेकिन इन सब के बीच सवाल है, आखिर कब तक चलता रहेगा दहशत का एक खूनी खेल। नजीर मसूदी और नदीम गुलजार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कहते हैं अफसरशाही सिर्फ नियमों और फाइलों से चलती है, लेकिन मध्य प्रदेश से आई एक कहानी ने इस पूरी सोच को बदल कर रख दिया है। मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा की एक जाबाज महिला अधिकारी ने कैंसर पीड़ित मासूम बच्ची की इच्छा पूरी करने के लिए कुछ ऐसा किया जिसने देश भर के लोगों का दिल जीत लिया है। ये है मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ अधिकारी सविता प्रधान। वर्तमान में सिंगरौली नगर निगम में जिम्मेदारी संभाल रही सविता प्रधान इन दिनों अपने किसी प्रशासनिक फैसले के लिए नहीं बल्कि अपनी इंसानियत के लिए सुर्खियों में है। उन्होंने एक कैंसर पीड़ित बच्ची के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए अपने बाल पूरी तरह त्याग दिए हैं। उन्होंने अपना सिर मुंडवाकर उन बालों से उस मासूम के लिए विग तैयार करवाई है। सविता प्रधान ने अपने इस नए लुक की तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर पोस्ट की तो देखने वाले भावुक हो गए। इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें साझा करते हुए उन्होंने लिखा, मेरी सुंदरता बालों में नहीं आत्मविश्वास में है। बच्ची से उनकी पहचान फेसबुक के जरिए हुई थी। बातचीत के दौरान बच्ची ने मासूमियत से कहा था, मैम मुझे आपके बाल बहुत पसंद हैं। एनडीटीवी से बात करते हुए सविता प्रधान ने बताया कि वो बच्ची मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरी माँ ने खुद 3 बार कैंसर झेला। मेरी अंतरात्मा की आवाज थी। मुझे उस बच्ची को खुश देखना था। सविता प्रधान ने साफ कर दिया है कि वे बिना किसी झिझक के इसी बोल्ड लुक में रोज अपने दफ्तर जाएंगी और जनता की सेवा करेंगी। सविता प्रधान पूर्व में घरेलू हिंसा और कड़े संघर्षों को मात देकर अफसर बनी है। अगर उनके सफर की बात करें तो उन्हें 16 साल की उम्र में शादी और प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी। अपने बेटों के साथ वो ससुराल छोड़कर निकल गई। ब्यूटी पार्लर चलाकर उन्होंने अपने बच्चों को पाला। 2005 में पहली बार में MPPSC पास किया। 2006 में मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा अफसर बनी। अब सविता प्रधान का ये रूप कैंसर से जंग लड़ रहे हजारों मरीजों के लिए एक नई संजीवनी जैसा है। एक मासूम की चाहत के आगे अपने बालों को कुर्बान करने वाली इस अफसर को आज पूरा देश सलाम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ेंगे। एक जवान लड़का तड़पता रहा, माँ बाप उसे देखते रहे, कुछ नहीं कर पाए और उनकी आंखों के सामने उनका बेटा चला गया। ये सब कुछ मध्य प्रदेश के मंडला में हुआ, जहां सिस्टम की लापरवाही ने परिवार के सामने ही बेटे का एक तरह से गला घोट दिया। परिवार से सकता रहा लेकिन बच्चे को नहीं बचाया पाया क्योंकि सिस्टम सो रहा था। आज इसको ऑक्सीजन की जरूरत होती सर जी, तो मेरा बेटा कभी नहीं बढ़ता। ये दर्द सुनकर शायद दरिंदे का भी कलेजा फट जाएगा, आसमान कांप उठेगा, इंसानियत की आंखें छलछला जाएंगी, लेकिन सिस्टम का दिल नहीं पसीजा, उसका दिल नहीं कांपा और एक पिता के सामने उसके बच्चे का दम घुट गया। सिस्टम ने मासूम बच्चे का गला घोंट दिया। पिता सांसों की भीख मांगता रहा, बेटे को बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन सिस्टम ने सांसें ही छीन। सिलेंडर में ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, चालू करके देख लिए नहीं। वो बेटा जिसके इलाज की दरकार थी, वो इलाज तो छोड़िए, एम्बुलेंस में सांसों के लिए ही लड़ता रह गया और हार गया अपनी जिंदगी। लेकिन कैसे, आखिर हुआ क्या? ये पूरी बात समझने के लिए एम्बुलेंस के अंदर का वीडियो, जिसमें 21 साल के अजीत बरिया को ऑक्सीजन लगाया गया और महज 3 किलोमीटर की दूरी पर चलने के बाद उस एम्बुलेंस में मौजूद ऑक्सीजन खत्म हो गया। ऑक्सीजन गाड़ी में खत्म हो गई है, व्यवस्थाएं। अजीत ऑक्सीजन के अभाव में एम्बुलेंस में तड़प रहा था, परिवार बिलख रहा था, हर पल बच्चे की जान पर भारी थी क्योंकि उसे किडनी के डायलिसिस के दौरान ऑक्सीजन की जरूरत थी। लेकिन अस्पताल तक पहुंचने के लिए एम्बुलेंस में जो ऑक्सीजन उसे मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। चंद मिनट में ही ऑक्सीजन खत्म हो गया। जैसा ही ऑक्सीजन उन्होंने चालू किया है और
3 किलोमीटर गाड़ी चली है और गैस ख़त्म हो गई। ऑक्सीजन में गैस नहीं थी। अगर वो पहले से अगर सुनहरा से लगा देते सर जी तो मेरे को जानकारी हो जाता गैस का, तो मैं बमनी से गैस सिलेंडर डलवा देता। आज जो है इतना तड़पते तड़पते मेरा बेटा एक सांस की वजह से एक तड़पते तड़पते और सिर्फ मंडला पहुंचा और दम को तोड़ दिया। आज उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती सर जी तो मेरा बेटा कभी नहीं मरता। संवेदनहीन सिस्टम ने पिता के सामने उसके बेटे का दम घोंट दिया और पिता कुछ नहीं कर पाया, बस सिसक सिसक कर रह गया। उसकी आंखों के सामने जवान बेटा दम तोड़ रहा था और वो ऑक्सीजन की गुहार लगा रहा था, लेकिन बेदर्द सिस्टम की लापरवाही ने उसे चंद मिनटों के लिए ऑक्सीजन तक नहीं दी। इस वक्त उनके माँ बाप दोनों एक एक साइड है और ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, चालू करके देख लिए नहीं और सांस से तड़प रहा है। एम्बुलेंस में तो एक मैम थी, उन मैम को बोला, मैं बोला मैम ऑक्सीजन लगा दो, इनको ऑक्सीजन बहुत ज़रूरत। भैया हम अभी ऑक्सीजन नहीं लगा सकते और क्या है कि हमको जब तक का डॉक्टर का आदेश नहीं मिलेगा तो हम ऑक्सीजन नहीं लगा। तो उन्होंने मैं मंडला के लिए बोला तो